हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो हम लोगों ने एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं बुक 11th क्लास की, उसका आज 9 चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और आजकल ये वाली मुद्दे तो बहुत हाई लेवल पर पूरे विश्व में चर्चित रहती है और ये जीएस 3 में काम आएगी। और देखते हैं पर्यावरण और धारणीय विकास। धारणीय विकास क्या मतलब? सतत विकास मतलब कोई भी विकास हो तो निरंतर हो, यानी कि ये नहीं कि संसाधनों का दोहन हम आज कर ले और भविष्य के लिए कुछ बचा कर नहीं रखे। उसको मतलब धारणीय विकास करना है और पर्यावरण के मुद्दे को इस चैप्टर में देखेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप पर्यावरण को समझेंगे। पर्यावरण मतलब समझ में इतना लोग पर्यावरण के प्रति चिंतित क्यों रहते हैं और पूरा वर्ल्ड के कन्वेंशन होता है, समिट होता है, तो इतना क्यों होता है? पर्यावरण की अवधारणा को समझेंगे। और पर्यावरण अधोगति संसाधनों का इतना अपक्षय हो रहा है और क्यों हो रहा है, उनके बारे में भी, कारकों और प्रभाव के बारे में भी समझेंगे। और भारत के समक्ष पर्यावरण संबंधी कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही है, उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पर्यावरण मुद्दे, धारणीय विकास, विभिन्न समिट हुआ होगा, उनके बारे में देखेंगे। एक किसी ने लिखा हुआ है, पर्यावरण को यदि यथावत छोड़ दिया जाए तो निरंतर लाखों वर्षों तक जीवन का सहारा बन सकता है। इस योजना में एकमात्र सर्वाधिक अस्थिर और संभावित विनाशकारी शक्ति मानव प्रजाति है। मतलब हम पर्यावरण को नहीं हस्तक्षेप करें, पर्यावरण को तो लाखों वर्षों तक हमें जीवन प्रदान करेंगी, लेकिन हम लोग सिर्फ हम लोग ही उनके विनाश के कारण हैं। तो मनुष्य आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। आधुनिकता के कारण आधुनिक हो रहा है, लोग समझ रहे हैं विकास कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं हम पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं और जो हमको ही नुकसान होगा। तो पर्यावरण की यदि यथायथ छोड़ दिया जाए तो निरंतर लाखों वर्षों तक जीवन का सहारा बन सकता है। इस योजना में एकमात्र सर्वाधिक अस्थिर और संभावित विनाशकारी शक्ति मानव प्रजाति है। मनुष्य यदि आधुनिक प्रगति की सहायता से पर्यावरण में न जाने कितने दूरगामी और अपरिवर्तनीय बदलाव लाने में सक्षम रखता है। परिचय। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ कौन सी है, आर्थिक मुद्दे कौन सी है, गरीबी, निर्धनता, ये सब पढ़ लिया है। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल में जाइए और आप चैप्टर इसके पहले वाले देख सकते हैं। हमारे साथ ये बुक आप भी कंप्लीट कर सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की है। अभी तक पर्याप्त आर्थिक विकास की हमने भारी कीमत चुकाई है। हम लोग विकास कर रहे हैं, आर्थिक विकास की हम लोग भारी कीमत चुकाई है। इसके लिए हमें पर्यावरण की गुणवत्ता की बलि देनी पड़ती है। मतलब हम लोग ज़्यादा विकास कर रहे हैं तो गुणवत्ता की बलि भी दे रहे हैं। अब जैसे जैसे हम वैश्वीकरण के युग में हम आज है, तो हम जैसे जैसे वैश्वीकरण के में जिसका संकल्प उच्च आर्थिक समृद्धि है, वैश्वीकरण का मतलब क्या हुआ? पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ना और जिससे अधिक समृद्धि मिले। और वैसे वैसे हम विकास पथ के पर्यावरण के आगे विकास के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो पर्यावरण को ध्यान में रखकर नहीं हो रहा है, तो ये पर्यावरण के प्रतिकूल विकास हो रहा है। और हमें पर्यावरण को प्रभाव को ध्यान में रखना होगा और ध्यानपूर्वक धारणीय विकास के पथ को चुनना होगा। हमारे पथ का ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण मित्र हो, पर्यावरण के साथ विकास हो, ना कि पर्यावरण को नेग्लेक्ट करके हो, धारणीय विकास हो। हमारे द्वारा अपनाए गए विकास के अधारणीय पथ और धारणीय विकास की चुनौतियों को समझने के लिए सबसे पहले हमें आर्थिक विकास के पर्यावरण के महत्व और योगदान को समझना होगा। हमें पर्यावरण के महत्व और योगदान को समझना होगा। आखिर लोग इतनी चिंतित क्या है, हमें क्या देती है पर्यावरण, उनका योगदान क्या है, पर्यावरण कौन कारक और भूमिका दोनों को देखेंगे। और भारत की पर्यावरण संबंधी जो भी समस्याएं उनकी चर्चा करेंगे। और तीसरे भाग में धारणीय विकास प्राप्त करने के लिए उठाए गए कौन सा कन्वेंशन हुआ है, कौन सा समिट हुआ है, कौन सा सतत विकास योजनाएं जो है
उनका पूरा करने के लिए लोग तत्पर है, और भारत सरकार की कौन सी योजनाएं हैं, कौन से कदम हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण परिभाषा और एक कार्य। पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी संसाधनों का समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण किसी एक का नहीं है, ये पूरे पृथ्वी पर जितने समग्र मतलब भूमंडलीय विरासत है, किसी एक देश का, किसी एक राज्य का नहीं, पूरे भूमंडलीय विरासत है और समग्र संसाधन सबका है। और इसे सभी जैविक पर्यावरण में सिर्फ मतलब आप पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत सभी चीज़ आते हैं, जैसे जैविक और अजैविक दोनों तत्व आते हैं। तो जैविक तत्व में कौन से आएंगे, और जैविक और अजैविक दोनों तत्व एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, प्रभावित करते हैं। सभी जीवित तत्व जैसे पशु, पक्षी, वन, मत्स्य आदि जैविक तत्व है, जबकि हवा, पानी, भूमि अजैविक तत्व है। मतलब दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रभावित करते हैं। जैविक और अजैविक तत्व दोनों आते हैं पर्यावरण में। चट्टान और सूर्य किरण पर्यावरण के अजैविक तत्व के उदाहरण हैं। मतलब चट्टान, सूर्य किरण, हवा, पानी, भूमि ये अजैविक तत्व हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का कार्य क्या है, तो पर्यावरण संसाधनों के, हमारे यहाँ पर्यावरण होगी तो बहुत सारे वो संसाधन हमें उपलब्ध कराती है। पर्यावरण से बहुत ज़्यादा लाभ है, आप गिनती नहीं कर सकते। संसाधनों की पूर्ति करता है, जिसमें दोनों संसाधन आती है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन वे हुए जो मतलब उसको हम न्यू कर सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये नवीकरणीय संसाधन हुए। गैर नवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि हुए। दोनों प्रकार के संसाधन सम्मिलित है, और जिनका उपयोग संसाधन के क्षय या समाप्त होने की आशंका, तो उनकी हम चिंता नहीं कर सकते से ये समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो निरंतर हमें देती रहेगी पर्यावरण, अर्थात संसाधनों की निरंतर बनी रहती है। नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण में पेड़ में वनों मतलब वनों में पेड़ और समुद्र में मछलियां हैं, ये है नवीकरणीय संसाधन। दूसरी और गैर नवीकरणीय योग्य संसाधन वे है जो निष्कर्षण और उपयोग के समाप्त हो जाते हैं, मतलब उनका हम दोहन करते हैं तो उनका समाप्त होने की संभावना होता है। जैसे जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फाइल होता है, जैसे उनको हम अभी जलाकर ख़त्म कर देंगे, ये उत्पन्न होने वाली नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे जननिक समाहित कर लेता है, जननिक और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है। हमें सौंदर्य मतलब वो जैविक विविधता देती है, पर्यावरण ऊर्जा देती है, संसाधन देती है, सौंदर्य विषयक संबंधी सेवाएं भी देती है। जैसे कोई सुंदर प्रकृति, तो सुंदर दृश्य जहाँ पर मतलब घूमने के लिए जाते हो, वो सब हमें पर्यावरण देती है। ऐसा नहीं है तो होता तो पर्यावरण जीवन पोषण का अपना तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य में असफल हो जाता है। इसके पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है। यहाँ से पर्यावरण इन कार्यों के बिना किसी व्यवधान के तभी कर सकता है जबकि ये कार्य उसकी धारण क्षमता के सीमा में है। मतलब वो अपना हम जब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक पर्यावरण अपना काम करते रहेगी, लेकिन जब हम व्यवधान डालेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगी। इसका अर्थ है कि संसाधनों का निष्कर्षण इनके पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं है। उत्पन्न मतलब उतना ही दोहन करे जितना वो पूर्ण अपना क्षतिपूर्ति कर ले, और पर्यावरण की समावेशन क्षमता के भीतर है। तब ऐसा नहीं होता तो पर्यावरण जीवन पोषण का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने में असफल हो जाता और इससे पर्यावरण संकट उत्पन्न हो जाता। पूरे विश्व में आज यही स्थिति पर्यावरण संकट की बनी हुई है। एक मिनट। इससे पर्यावरण संकट पूरे विश्व की चिंता का कारण अभी बना हुआ है।
और विकासशील देश है, जो अभी हम लोग विकासशील देश में आते हैं, भारत जैसे चीन हुआ है, अभी विकासशील मतलब विकास कर रहे हैं। और विकासशील देशों में जनसंख्या अधिक होती है विकसित देशों के मुकाबले। विकसित देशों में लोग शिक्षित हो जाते हैं, आधुनिक हर चीज़ सोच भी शिक्षित हो जाता है, तो लोग प्रजनन दर भी कम हो जाता है। तो विकसित देशों की तुलना में हमारी विकासशील देशों की जो जनसंख्या होती है वो बहुत होती है और तेज़ी से बढ़ती है। विकसित देशों में समृद्ध उपभोग और उत्पादन मानकों ने पर्यावरण को मतलब विकसित देशों पर्यावरण को पहले ही दोहन कर चुका है। अनेक संसाधन विलुप्त हो गए हैं और सृजित अवशेष पर्यावरण की अवशेषी क्षमता के बाहर है। अवशोषी क्षमता का अर्थ है पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से। इसके कारण ही आज पर्यावरण संकट की दहलीज पर खड़े हैं। विकास के क्रम में नदियाँ और अन्य जल स्रोत भी प्रदूषित हो रहे हैं। पूरे नदियाँ मतलब पूरे कितना प्रदूषित हो रहा है, हमारे देश की भी नदियाँ तो उसी तरह प्रदूषित हो रही है और कितने तो सूख गए हैं और इनसे जल को एक आर्थिक वस्तु बना दिया है। मतलब पहले जल संसाधन मतलब इतना सारा उपलब्ध था, तो अब वो बिकने वाली वस्तु हो गई है। जल की कीमत मतलब जल एक बहुत ही रेयर संसाधन अभी बना हुआ है। इसके साथ ही नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के गहन और विस्तृत निष्कर्षण से अनेक महत्वपूर्ण संसाधन विलुप्त हो रहे हैं और हम नए संसाधनों की खोज में प्रौद्योगिकी और अनुसंधान पर विशाल राशि व्यय करने के लिए मजबूर है। मतलब नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों का इतना निष्कर्षण और दोहन हो रहा है जिसके कारण वो विलुप्त हो रहे हैं और हम लोग नए संसाधनों की खोज में प्रौद्योगिकी और अनुसंधान मतलब लगे रहते हैं, कुछ नया मिल जाए। इसके साथ जुड़ी है पर्यावरण अपक्षय की गुणवत्ता की स्वास्थ्य लागत। जल और वायु की गुणवत्ता की गिरावट। भारत में 70% जल प्रदूषित है। भारत की 70% जल प्रदूषित है। पूरी तो जल प्रदूषित है। भारत की 70% मतलब जो जल है वो प्रदूषित है और सांस और संक्रामक रोगों की घटनाएं भी बढ़ी है। परिणाम स्वरूप व्यय भी बढ़ रहा है। वैश्विक पर्यावरण मुद्दे जैसे वैश्विक उष्णता, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो बढ़ रहा है। पर्यावरण ये सब पर्यावरण चेंज क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज क्या है, जो पहले से उपलब्ध है वो अचानक उसमें परिवर्तन आ रहा है जिसके कारण वैश्विक उष्णता, ओजोन क्षय ये सब मतलब हो रहा है और पूरे विश्व के लिए चिंता की विषय बना हुआ है। और बनेगा क्यों नहीं, क्योंकि इससे मतलब हम लोगों को सुरक्षा प्रदान होती है और उसी का दोहन इतना हो रहा है, वो संकट में है तो सभी के लिए संकट उत्पन्न हुआ है अभी। अतः स्पष्ट है कि नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव की अवसर लागत बहुत अधिक है। मतलब पर्यावरण का नकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक है। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या पर्यावरण समस्या इस शताब्दी के लिए नहीं है। ऐसा है तो कि इस प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ विस्तार में जाने। मतलब अभी का पर्यावरण समस्या जो है वो अभी नहीं है। अगर ये अभी ही क्यों उत्पन्न हुई, इसके पीछे तो कोई हिस्ट्री होगी ना, तो इसके विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तब तक ये वाले बॉक्स पढ़ते हैं, बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं। मतलब जो पहले से तापमान वृद्धि है और अचानक उसमें वृद्धि हुई तो उसे वैश्विक उष्णता कहते हैं। वैश्विक उष्णता औद्योगिक क्रांति से ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के परिणाम। जब औद्योगिक क्रांति हुआ ना यूरोप में 1750 के दशक में, तो उसके कारण अधिक से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न हुआ जिसके बड़े निचले वायु तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान मतलब तापमान इतना बढ़ गया, बहुत ज़्यादा तापमान वायुमंडल में बढ़ गया जिसके कारण वैश्विक उष्णता के कारण जिसके कारण मानव उत्प्रेरित है। यह मानव द्वारा वन विनाश, वनों की कटाई, दोहन के कारण भी हुआ है और जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैसें तथा दूसरे गैसों के बढ़ोतरी से एक ग्लोबल वार्मिंग होती है। जैसे मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है।
1750 के पूर्व औद्योगिक स्तरों में अब तक का कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के वायुमंडलीय संकेंद्रण में क्रमशः 31%, 149% की वृद्धि हुई है। मतलब पहले 1750 के पूर्व जो औद्योगिक प्रगत 1750 में अगर मतलब औद्योगिक क्रांति हुई ना, तो उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 मीथेन गैस का 31%, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस 149% की वृद्धि हुई है। पिछले शताब्दी में वायुमंडलीय तापमान में 1 फ़ारेनहाइट 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जैसे औद्योगिक क्रांति हुआ तो उससे CO2 की मात्रा बढ़ा, मीथेन गैस की मात्रा, इस सब से, और वनों की कटाई इत्यादि से, वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन जलाने से जो CO2 और मीथेन गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जितने भी ग्लेशियर है, पर्वतों पर रहते हैं, वो ग्लेशियर पिघलेगा। तो ग्लेशियर पिघलने से क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र जल जो है, समुद्र का पानी स्तर उठेगा। तो समुद्र का पानी स्तर उठेगा तो जितने भी द्वीप महाद्वीप पूरे देश में पूरे हैं, वो पूरे द्वीप जो है वो डूब जाएंगे। तो कितनी नुकसानी होगी। तो इसीलिए लोग चिंतित है इतना। वैश्विक उष्णता के कुछ दीर्घकालिक परिणाम हुए हैं, जैसे ध्रुवीय हिम का पिघलना। हिम पिघलेगी जिसके कारण समुद्र स्तर में वृद्धि होगी, बाढ़ का प्रकोप होगा, हिम पिघलाव पर निर्भर पेयजल की पूर्ति में पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, और उष्णकटिबंधीय तूफानों की बारंबारता और उष्णकटिबंधीय रोग के प्रभाव में बढ़ोतरी। वैश्विक उष्णता से इतने सारे मतलब हम लोग को प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक उष्णता से योगदान देने वाले तत्व जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद का प्रज्वलन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन के स्रोत है, जो वन विनाश के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करता है। जानवरों का अपशिष्ट से निकलने वाला जो मीथेन गैस और पशुओं की संख्या में वृद्धि जो कि वन विनाश, मीथेन उत्पादन और जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में योगदान करती है। मतलब इतने सारे ये है स्रोत जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान के क्योटो शहर में। तो जलवायु परिवर्तन पर एक समिट हुआ था, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, और जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन करने की मांग की गई, जैसे CO2 गैस, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इतने सब गैसों की मांग की गई। और नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, अब पहले का वो जो पढ़ रहे हैं ये तो बॉक्स खत्म हुआ। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के गहन और विस्तृत निष्कर्षण से है अनेक महत्वपूर्ण संसाधन विलुप्त हो गए हैं और नए संसाधन की खोज में ये तो पढ़ लिए हैं। ओजोन अपक्षय देख रहे हैं। ओजोन गैस क्या है? मतलब जैसे हमारे पास है ना 6 मंडल, 5 मतलब क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल, बहिर्मंडल। तो सब संताप मंडल में ओजोन परत की एक पट्टी पाई जाती है, उसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। तो ओजोन मंडल क्या है? तो वो सूर्य से आने वाली UV किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें, परावैंगनिक किरणें, जो वो रोकती है, पृथ्वी पर आने नहीं देती है, और जिसके कारण हम लोग को मतलब बहुत सारे प्रभावों से बचाती है। अगर वो ओजोन गैस जो पृथ्वी की अल्ट्रावायलेट किरण अगर आती रे, तो बहुत जैसे स्किन संबंधी बहुत सी बीमारियां उससे होती है, बहुत सारे प्रभाव डालती है, तो हम लोग को उससे बचाती है। तो ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है, तो यह भी तो समस्या का मुद्दा है। ओजोन अपक्षय का अर्थ समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में वृद्धि से है, वृद्धि से नहीं कमी से है। अगर वृद्धि होगी तो अच्छी होगी, क्योंकि वो हमें अल्ट्रावायलेट रे से हमें बचाती है। कमी हो रही है और ये हम लोग की समस्या बनी हुई है। तो ओजोन गैस की ओजोन परत मतलब अपक्षय क्यों हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका रेफ्रिजरेटर में हम लोग करते हैं ना, रेफ्रिजरेटर हुआ, एयर कंडीशन हुआ, ये सब ठंडा रखने वाले पदार्थ, इनसे ना ओजोन अपक्षय हो रहा है। अग्निशामकों में प्रयुक्त किए जाने वाले ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स में होता है।
जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, एरोसोल, प्रोपेलेंट्स तथा अग्निशामकों में प्रयोग किए जाने वाले ब्रोमोफ्लोरोकार्बन से ओजोन गैस की मात्रा कम हो रही है। ओजोन स्तर मतलब पतली हो रही है पहले के मुकाबले। ओजोन स्तर के अपक्षय के परिणाम स्वरूप परावैंगनी विकिरण यूवी पृथ्वी पर आते हैं और जीवों को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसा लगता है कि विकिरण से मनुष्य की त्वचा कैंसर होता है, तो वो बहुत सारे रोग उत्पन्न करती है। पादप प्लवक फिटोप्लैंक्टन जो समुद्र में रहते हैं, पादप प्लवक फिटोप्लैंक्टन के उत्पादन में भी कम कर जलीय जीव को प्रभावित करते हैं। यह स्थलीय पौधे की समृद्धि को भी प्रभावित करते हैं, मतलब वो बहुत सारे प्रभाव डालती है। 1979 से 1990 के बीच ओजोन स्तर में लगभग 5% की कमी आई। चूँकि ओजोन स्तर सर्वाधिक हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर के वायुमंडल में आने से रोकता है, इसीलिए अनुमानित ओजोन में कमी विश्व भर में चिंता का विषय बना हुआ है। इसी कारण मॉन्ट्रियल मतलब ओजोन गैस के जो कम इतना चिंता का बस विषय हो रहा है, पतली हो रही है, तो विश्व भर में इसके लिए चिंता का विषय हो रहा है। क्योंकि एक देश की वो प्रभाव नहीं डालेगी, वो डालेगी तो पूरे विश्व पर प्रभाव डाली। तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और उसका संशोधन भी हुआ 2016 में था। हाँ, किगाली उन्हीं का संशोधन हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया पड़ा। इसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों तथा अन्य ओजोन अपक्षयक रसायनों के प्रयोग पर रोक लगाना पड़ा। जैसे बहुत सारे ओजोन अपक्षय गैस थे, उन पर रोक लगाना पड़ा, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्रिक्लोरोथेन या मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मतलब ट्रिक्लोरोथेन को मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इनको ब्रोमाइन या यौगिक, इन्हें हैलोन कहा जाता है। इन गैसों को रोक लगा दी गई। जब प्रारंभ में सभ्यता विकसित हुई थी तो जनसंख्या बहुत कम थी, और फिर धीरे धीरे जनसंख्या, कृषि उत्पादन हुआ, लोहे का प्रयोग ज़्यादा हुआ, तो जनसंख्या का अचानक वृद्धि हुआ। और औद्योगिकरण अपनाने से तो पर्यावरण संबंधी और सेवाएं उनकी पूर्ति बहुत, मतलब औद्योगिकरण हुआ तो पर्यावरण के संसाधनों की मांग ज़्यादा थी, लेकिन उनकी पूर्ति से बहुत, सेवाएं उनकी पूर्ति से बहुत कम थी। और इसका अर्थ हुआ कि पर्यावरण मतलब औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत से परिणाम मिले। औद्योगिक अपनाने से पर्यावरण संसाधनों की मांग और सेवाएं उनकी पूर्ति से कम थी, जिसका अर्थ हुआ कि प्रदूषण, पर्यावरण अवशोषित क्षमता के भीतर या संसाधन निष्कर्षण की दर, इन संसाधनों को पुनर्सर्जन की दर से कमी थी। मतलब जितना हम लोग पर्यावरण को औद्योगिक क्रांति के लिए शोषण, पर्यावरण का दोहन किए, उतना हम नहीं पुगा पाए पर्यावरण को, उतना हम बैलेंस नहीं बैठा पाए, जिसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हुई, पुनः सर्जन नहीं कर पाए। इसीलिए पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई थी। मतलब उस समय इसका अर्थ हो कि प्रदूषण, पर्यावरण की अवशोषित क्षमता के भीतर, मतलब उस समय निष्कर्षण की दर इन संसाधनों के पुनः सर्जन की दर से कम थी। मतलब उस समय अभी तो औद्योगिक क्रांति हुआ था, तो पूरे देश में कहीं भी नहीं था औद्योगिक कुछ भी उत्पादन हो रहा था, तो यहीं पर हुआ। तो इस समय पर्यावरण के पुनः उत्सर्जन से कम थी, तो इस समय नहीं कुछ भी मतलब प्रभाव पड़ा। लेकिन जब जनसंख्या विस्फोट हुआ और जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने से बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम आती है। तो जनसंख्या विस्फोट होने के कारण आवश्यकता बढ़ती है, तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक क्रांति के आगमन से स्थिति बदल गई, और परिणाम स्वरूप उत्पादन और उपभोग के लिए संसाधनों की मांग भी पहले से अपेक्षा कई गुनी दर बढ़ गई, और पर्यावरण पर अवशोषित क्षमता और दबाव बुरी तरह से बढ़ गया। यह प्रवृत्ति आज भी जारी है। इस तरह से पर्यावरण की गुणवत्ता के मामले में मांग और पूर्ति संबंध पूरी तरह से उलट गए। मतलब मांग तो ज़्यादा है लेकिन पूर्ति नहीं हो रही है, तो इसके लिए अब बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। अब हमारे सामने पर्यावरण संसाधनों सेवाओं की मांग अधिक है। हम लोग पर्यावरण को अधिक दोहन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, अधिक नहीं। इसके लिए उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, और जिसके कारण अधिक उपयोग और दुरुपयोग है। इसीलिए अवशिष्ट सृजन और प्रदूषण के पर्यावरण मुद्दे आजकल बहुत गंभीर हो गए हैं।
अब देखते हैं मतलब आज इतना गंभीर मुद्दे क्यों हैं, तो इसी कारण है, ये वाला जो हम पढ़े हैं उसके कारण। भारत की पर्यावरण स्थिति क्या है उसके बारे में देखते हैं। भूमि की उच्च गुणवत्ता, सैकड़ों नदी, मतलब भारत है ना एक यूनिक है। अगर आप भारत में जन्मे हो तो आप अपने आप को एक खुशनसीब इंसान समझो। भारत उच्च गुणवत्ता, सैकड़ों नदियों की भूमि, हरे भरे वन, भूमि की सतह नीचे बहुतायत में उपलब्ध खनिज पदार्थ, हिंद महासागर तीनों ओर से घिरा हुआ महाद्वीपीय संरचना, एक सुंदर सा बहुत सारा हम देखते हैं ना अपना इंडिया का मैप, तो हमको लगता है उस मतलब कितना सारा नक्शा हुआ बना हुआ है, इतना अच्छा हमको खूबसूरत लगता है। तो उनकी पहाड़ों की श्रृंखला आदि, महासागर, विस्तृत क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधन इत्यादि रूप से हमारे जो भारत है वो भरपूर है, मतलब पूरे संपूर्ण है। और दक्षिण के पठार जो काली मिट्टी के जो है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इस समय काली मिट्टी, गुजरात महाराष्ट्र में ज़्यादा, तो वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है जिसके कारण कपास की खेती होती है। और वहीं पर औद्योगिक मतलब सूती वस्त्र का मिल उत्पाद लगा हुआ है। फिर भी इतनी सब चीज़ से हम भरे पड़े हुए हैं। घनत्व और विश्व में सबसे गहन खेती यहाँ पर होता है। घनत्व जनसंख्या वाला भी क्षेत्र यहीं पर है। भारतीय वन वैसे तो असमान रूप से वितरित है, मतलब पूरे देश में एक समान वन नहीं है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं है कहीं नहीं है। फिर भी ये सभी लोगों को हरियाली और वन जीवन के प्राकृतिक आवरण प्रदान करते हैं। देश में लौह अयस्क, कोयला, प्राकृतिक गैस भी भंडार पड़े हुए हैं। भारत में ही विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का 8% उपलब्ध है। मतलब पूरे विश्व में जो लौह अयस्क होगा उसका 8% भारत में उपलब्ध है। हमारे देश में विभिन्न भागों में बॉक्साइट, तांबा, क्रोमेट, हीरा, सोना, सीसा, भूरा कोयला, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम इत्यादि भी मिलते हैं। मतलब इतने सारे संसाधन हमारे धातु जो है हमारे यहाँ पड़े है भंडार इनकी। लेकिन भारत में विकास गतिविधियों के फलस्वरूप इनके सीमित प्राकृतिक संसाधन पर विकास गतिविधियों के मतलब हुआ, उसी कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। मानव स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत के पर्यावरण दो तरफा खतरा है। जैसे एक तो गरीबी के कारण पर्यावरण का अपक्षय और दूसरा खतरा साधन संपन्नता और तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण से है। मतलब औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण इतना हो रही जैसे समस्या बना हुआ खतरा है, गंभीर मुद्दा बना हुआ है पर्यावरण संबंधी। और एक तो है गरीबी के कारण पर्यावरण का अपक्षय कर रहे हैं। भारत की अत्यधिक गंभीर पर्यावरण समस्याओं में वायु प्रदूषण आज बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसके कारण दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली सबसे अधिक प्रदूषित शहर में आती है, तो दिल्ली गवर्नमेंट में स्मोक टावर भी लगा रहे हैं। गंभीर मुद्दा का बना हुआ है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, मृदा क्षरण इत्यादि। वन ये सब क्यों हो रहा है, तो वनों की कटाई को हो रहा है, वन जीवन की विलुप्ति के कारण हो रहा है, भूमि अपक्षय हो रहा है, जैविक विविधता की हानि, शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से हो रहे हैं, ताज़े पानी का प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट परिवर्धन के हो रहा है। ये वाली बात है। एक चिपको आंदोलन चला था उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में, उस सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में, जिन्होंने मतलब सरकार कोई जो थे औद्योगिक क्षेत्र वो वनों को काटना चाहते थे और सरकार शायद अनुमति दे दिए थे, तो उन्होंने मतलब पेड़ से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की। इसी कारण इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा है। और इनका अभी ही डेथ हुआ है कोरोना के समय में। इसी के बारे में एक और था एपिको आंदोलन। तो एपिको आंदोलन था जिसमें बाहों में भरना। 8 सितंबर 1983 के सिरसी जिले के सलकानी वन के वृक्ष काटे जा रहे थे, तब 160 स्त्री, पुरुष और बच्चे ने पेड़ों को बाहों से भर दिया। उसी को एपिको आंदोलन कहते हैं। इसमें इतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है।
मतलब लोग सोचते हैं औद्योगिक विकास करेगा तो रोजगार मिलेगा और गरीबी कम होगी, जो देश के लिए स्वास्थ्य मतलब अच्छा होगा। लेकिन कुछ लोगों की रोजगार के लिए पूरे लोगों की मतलब समस्याओं, पूरे विश्व मतलब समस्याएं इतनी गंभीर हो जाएगी। थोड़े रोजगार मिलेंगे और हानि कुछ ज़्यादा मतलब कई गुना होगी उससे। तो ये सही है नहीं, ये सही नहीं है। भारत में भूमि का अपक्षय विभिन्न मात्रा मतलब विकास, ये नहीं कहना चाहिए इसे विकास नहीं करना चाहिए, विकास करना चाहिए, लेकिन वैसा विकास करना चाहिए जो सतत हो और पर्यावरण हितैषी हो, ना कि पर्यावरण के विरुद्ध हो और पर्यावरण का अपक्षय करके ना हो। भारत में भूमि का अपक्षय विभिन्न मात्रा और रूपों में हुआ है। भूमि का भी अपक्षय यहाँ पर हो रहा है, मुख्य रूप से अस्थिर प्रयोग और अनुपयुक्त कार्य प्रणाली से हो रही है। भूमि का अपक्षय के उत्तरदायी कौन है? तो वन विनाश, वनस्पति की हानि, अधारणीय जलाऊ लकड़ी और चारे का निष्कर्षण, खेती बाड़ी भी वैज्ञानिक तरीके से नहीं हो रही है, जिसके कारण भी भूमि का अपक्षय हो रहा है। वन विनाश, अधारणीय जलाऊ लकड़ी और चारे की निष्कर्षण, खेती बाड़ी, वन भूमि का अतिक्रमण हो रहा है। आग, वनों में आग लगती है, अत्यधिक चराई से भी हो रही है। ये सब कारक है भूमि के अपक्षय के लिए। तो भू संरक्षण हेतु भारत विश्व के लगभग मतलब भारत विश्व के 17% और विश्व पशुधन में 20% विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र के मात्र 2.5% क्षेत्र में आश्रय देता है। मतलब 17% जनसंख्या और विश्व पशुधन का 20% जो है 2.4% भूमि पर रहती है। इंडिया के जनसंख्या और पशुधन का अधिक घनत्व और वानिकी मतलब यहाँ पर जनसंख्या और पशुधन भी बहुत अधिक है और वानिकी, कृषि, चराई, मानव बस्ती और उद्योग के प्रतिस्पर्धी उपयोगों से देश के निश्चित भू संसाधनों पर बाहरी दबाव पड़ा है। भूमि पर दबाव हर चीज़ से पड़ रहा है। तो देश में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि केवल 0.06 हेक्टेयर है, जबकि बुनियादी आवश्यकताओं समुचित उपायों को न अपनाया जाना, अनुचित फसल चक्र जैसे कृषि रसायन का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, सिंचाई व्यवस्था का नियोजन अविवेकपूर्ण प्रबंधन हुआ है, भूमि जल का पूर्ण क्षमता से मतलब अधिक से अधिक ड्रेनेज पैटर्न अच्छी तरह से विकसित नहीं है। मतलब कुछ भी सिंचाई, अवैज्ञानिक कृषि, अत्यधिक चराई, ये सबसे भूमि का निष्कर्षण हो रहा है। और कृषि पर भी संसाधनों का अधिक निर्बाध है उपलब्धता और कृषि पर निर्भर लोगों की दरिद्रता के पूर्ति के लिए यह संख्या 0.47 हेक्टेयर होनी चाहिए। मतलब इतना हर चीज़ उपलब्ध करना चाहिए। तो कृषि पर निर्भर लोगों की दरिद्रता की पूर्ति के लिए 0.747 हेक्टेयर भूमि वनजीव होना चाहिए। परिणाम स्वरूप वनों की कटाई स्वीकार सीमा से लगभग 15 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिक है। मतलब वनों की कटाई बहुत अधिक तेज़ी से हो रही है। अगर सड़क बनाना है, रेल बिछाना है, औद्योगिक कुछ उत्पादन करना है तो पेड़ों को काटो और विकास करो। लोग सोचते ही नहीं है ऐसे, अगर हम पेड़ को ये काट रहे हैं तो इसकी हमें कितनी सारी मतलब इसके चुकाना होगा कीमत। मतलब 15 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिक हो रही है। मृदा क्षरण के अनुमान यह दर्शाते हैं कि पूरे देश में एक वर्ष में भूमि का क्षरण 5.3 बिलियन टन प्रतिशत से दर हो रहा है। पूरे देश में एक वर्ष में भूमि का क्षरण 5.3% बिलियन टन से हो रहा है। इसे देश के प्रत्येक वर्ष 0.8 बिलियन टन नाइट्रोजन इस CPCB के बारे में दिया हुआ है। यह एक मतलब पर्यावरण संबंधी प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड है जो सेंटर में जल स्तर, वायु, भूमि के पर्यावरण संबंधी समस्याओं को देखता है और उनके लिए कुछ मतलब उपाय सुझाते हैं सरकार को। रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए जलधारा और नदियों को कुओं की स्वच्छता, संवर्धन, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हैं। ये बोर्ड जल और वायु प्रदूषण संबंधी समस्याओं जांच एवं अनुसंधान भी करते हैं। ये जांच और अनुसंधान को प्रायोजित करते हैं और ये जन संचार और लोगों में जागरूकता भी फैलाते हैं। इनका ये काम होता है। कुएं, झील, खाड़ी, नदियाँ इत्यादि की गुणवत्ता देखते हैं।
1.8 मिलियन टन फास्फोरस और 26.3 मिलियन टन पोटेशियम का नुकसान होता है वनों की कटाई से, भूमि अपक्षय से। भारत सरकार के अनुसार प्रत्येक वर्ष भूमि क्षय से 5.8 मिलियन टन से 8.4 मिलियन टन पोषक तत्वों की क्षति होती है। मतलब इतना भूमि क्षय से क्षति होती है 5.8 मिलियन टन से 8.4 मिलियन टन। भारत में शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या भी बना हुआ है। तो क्यों हो रहा है? तो वहाँ अधिक जनसंख्या, लोगों के पास अधिक वाहन तो पेट्रोल डीजल अत्यधिक उपयोग, जिसके कारण पर्यावरण संबंधी समस्या है, तो उससे वायु प्रदूषित हो रही है। वायु प्रदूषित होगी तो लोग बीमार पड़ेंगे, अस्पताल जाएंगे, फिर डॉक्टर अच्छी तरह से वसूलेंगे। कुछ अन्य क्षेत्रों में उद्योगों का भारी जमा और थर्मल पावर संयंत्रों के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है। मतलब थर्मल पावर को वाहनों में करते हैं तो उनके कारण वायु प्रदूषण हो रहा है। वाहन उत्सर्जन चिंता का मुख्य कारण बना हुआ है, क्योंकि धरातल पर वायु प्रदूषण का स्रोत है और आम जनता पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। मोटर वाहनों की संख्या 1951 में 3 लाख से बढ़कर 2016 में 23 करोड़ हो गई। 3 लाख से 23 करोड़, 3 लाख 1951 में, 2016 में 23 करोड़ हो गई। 2016 में व्यक्तिगत परिवहन, अब तो हर घर, एक घर में 4-5 परिवहन रहते हैं केवल। मतलब 2016 में व्यक्तिगत परिवहन वाहन केवल 2 पहिए वाले वाहन और कार की संख्या पंजीकृत वाहनों का 85% थी। इस तरह से कुल वायु प्रदूषण बोझ में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा औद्योगिक देश है, लेकिन इसके कारण से अनचाहे और अप्रत्याशित परिणाम जैसे अनियोजित शहरीकरण, मतलब शहरीकरण पर दबाव इतना बढ़ रहा है, लोग प्रवास करके गाँवों से शहरों में आ रहे हैं। शहरीकरण मतलब बहुत प्रदूषण और दुर्घटनाएं मतलब जोखिम से भरे हुए हैं शहर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसके बारे में अभी हमने बताया, उद्योगों को 17 श्रेणियों में पहचान बड़े पैमानों पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की करते हैं। मतलब उद्योग जो उद्योग अधिक प्रदूषण फैला रहा है उनकी पहचान 17 श्रेणियों में किए हुए हैं। उपयुक्त बिंदु भारतीय पर्यावरण की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं। पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम अब तक कारगर नहीं होंगे जब तक कि हम धारणीय विकास नहीं करेंगे, तब तक पर्यावरण संबंधी तो हमें धारणीय विकास को चुनना होगा। धारणीय विकास वैसा विकास जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति भी करे और भविष्य के लिए भी संचित हो। और इसी के संदर्भ में हमारे जो महात्मा गांधी थे, हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने कहा जो पर्यावरण है हमें खाने के लिए तो हर चीज़ देती है, हमारे क्षतिपूर्ति के लिए हर चीज़ देती है, लेकिन हमें लालच की दोहन के लिए नहीं देती। पेट भरने के लिए हमें पर्यावरण हर देती है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। भावी पीढ़ियों के भविष्य की दृष्टि से किया गया विकास ही चिरस्थायी होगा। मतलब धारणीय विकास करेंगे बिना भावी पीढ़ी के चिंता किए वर्तमान में हम संसाधनों का दोहन करें और हम अपने आने वाले जनरेशन को कुछ भी नहीं दे, ऐसा तो बहुत मतलब ये चिंता का विषय है। तो हमें ऐसे विकास करना चाहिए जो हम अभी भी दे रही है पर्यावरण, और जो विकास मतलब आगे भी उनका निरंतर हम पूर्ति हो सके। पर्यावरण के साथ हमें विकास करना होगा। धारणीय विकास देखते हैं, वही सतत विकास। पर्यावरण अर्थव्यवस्था मतलब धारणीय विकास करेंगे तो ही पर्यावरण अच्छी होगी, तो उससे लोगों पर अच्छी असर पड़ेगी, जिसके कारण इकोनॉमिक्स भी अच्छी होगी। तो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे से पूरक होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे के लिए आवश्यक है। अंततः पर्यावरण पर होने वाले परिणामों की अवहेलना करने वाला विकास उस पर्यावरण का विनाश कर देगा। मतलब हम पर्यावरण को नहीं ध्यान देंगे तो पर्यावरण विनाश हो जाएगा और जीवन को धारण करता है। यह तो आवश्यक है कि ऐसे विकास जो भावी पीढ़ियों के जीवन को संभावित और गुणवत्तापूर्ण प्रदान करे, जो कम से कम वर्तमान पीढ़ी द्वारा उपभोग की गई सुविधाओं के बराबर हो। धारणीय विकास की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन UNCED ने बल दिया। धारणीय विकास किसने दिया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन।
UNCED ने बल दिया और इन्हें परिभाषित किया ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति का समझौता किए बिना पूर्ति करे। मतलब आज भी हम अपने भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की समझौता नहीं कर सकते। हमें ऐसे विकास चाहिए जो वर्तमान के साथ भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकता पूर्ति करे। इसे परिभाषा दोबारा पढ़ने को बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। और आवश्यकता और भावी पीढ़ी ये दोनों महत्वपूर्ण अवधारणा है। परिभाषा में आवश्यकता की धारणा का संबंध संसाधनों के वितरण से है। सम्मेलन में मतलब जो सम्मेलन में रिपोर्ट आया तो आवर कॉमन फ्यूचर आया था, जो एक ब्रूटलैंड आयोग था उनके द्वारा ही दिया गया था। सभी की आवश्यकता पूर्ति के लिए संसाधनों का पुनर्वितरण करना होगा। इसीलिए एक थे विद्वान एडवर्ड बर्बियर ने धारणीय विकास की परिभाषा इस स्तर पर दिए हैं कि बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन को भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में दी है। इसे आय, वास्तविक आय, शैक्षिक सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, जल पूर्ति इत्यादि में भी रूप से परिमाणात्मक रूप से मापा सकता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि धारणीय विकास का लक्ष्य गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी और सुरक्षित जीवन निर्वाह साधन प्रदान करना है। मतलब जो लोग हैं अधिक दोहन करके, जो धनी हैं और संसाधनों का पर्यावरण का अधिक दोहन कर रहे हैं, लेकिन गरीब तबके वो नहीं कर पाते। तो ऐसे विकास जो धारणीय हो और सब गरीब तबके को हर चीज़ उपलब्ध हो, ऐसा विकास करना चाहिए, जैसे भोजन, रोजगार, ऊर्जा, जल, आवास इत्यादि। इनके लिए कृषि, विनिर्माण, बिजली और सेवाओं की वृद्धि सुनिश्चित किया जा सके। ब्रूटलैंड कमीशन था, उन्होंने भावी पीढ़ी को संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने ही दिया था आवर कॉमन फ्यूचर। उन्होंने जोर दिया कि हमारा नैतिक दायित्व है कि हम भावी पीढ़ियों को एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करें। दूसरे शब्दों में वर्तमान पीढ़ी को आगामी पीढ़ी द्वारा एक बेहतर पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में हमें सौंपना है। जैसे हमें उत्तराधिकार के रूप में हमारे पूर्वजों से मिली है, वैसे ही हमें उनको देना है। कम से कम हमें आगामी पीढ़ी के जीवन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों का भंडार छोड़ना होगा, जो हमें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुए हैं। वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि ऐसे विकास का संवर्धन कर प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण का सामंजस्य स्थापित करे, पर्यावरण संपदा का संरक्षण करे और विश्व की प्राकृतिक पारिस्थितिक व्यवस्था का पुनर्जनन क्षमता और सुरक्षा करे और भविष्य की भावी पीढ़ियों के लिए उपयुक्त जोखिमों की कम करे। हरमन डेली एक विश्वविख्यात पर्यावरणवादी थे। उन्होंने अर्थशास्त्री के अनुबंध धारणीय विकास के लिए निम्नलिखित उन्होंने मानदंड दिए। मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारणा क्षमता के स्तर का सीमित रहना होगा। मतलब मानव जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें जनसंख्या नियंत्रण करना होगा और पर्यावरण के अनुकूल चलना होगा। पर्यावरण के अधिक से कम क्षय करना होगा, कम से कम दोहन करना होगा। पर्यावरण की धारणा क्षमता एक जहाज के भार ढोने की क्षमता के समान है। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की क्षमता के अभाव में मनुष्यों की संख्या पृथ्वी के धारण क्षमता से अधिक हो जाती है, जो हमें धारणीय विकास से दूर ले जाती है। पर्यावरण तो बहुत है, लेकिन जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो पर्यावरण पर ही दबाव बढ़ रहा है। प्रौद्योगिकी प्रगति आगत निपुण हो न कि आगत उपभोगी। नवीकरणीय संसाधनों का निष्कर्षण नवीकरणीय संसाधनों जो था उनका निष्कर्षण धारणीय आधार पर हो, ताकि किसी भी स्थिति में निष्कर्षण की दर पुनर्सृजन, मतलब नवीकरणीय जो ऊर्जा का हम लोग संशोधन करना है ऐसा करना चाहिए जो उसका पुनर्सृजन हो सके। गैर नवीकरणीय स्रोतों की ओर हमें बढ़ने की आवश्यकता है और प्रदूषण के कारण उत्पन्न अक्षमताओं में सुधार किया जाना चाहिए। और ये पढ़ते हैं कितना है, देखते हैं 13, 14 नहीं है ज़्यादा, कम से कम हाँ हो जाएगा 20 मिनट में। धारणीय विकास की रणनीतियाँ। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर इत्यादि आते, तो हमें उनके तरफ बढ़ना होगा। और पर्यावरण के हमें नवीकरणीय से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ना होगा। हमें थर्मल और हाइड्रो पावर ऊर्जा के स्थान पे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो हम लोग बड़ी मात्रा में करते हैं, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है, वो थर्मल पावर प्लांटों के से धुआं निकलने से होती है। उसका उपयोग न हो तो जल, भूमि और पर्यावरण, मतलब इसका उपयोग नहीं किया जाए तो सब चीज़ सुरक्षित रह सकती है, जल, भूमि, पर्यावरण, हर चीज़।
जल विद्युत परियोजनाओं से वन जलमग्न हो जाते हैं, जिसकी नदी प्रवाह क्षेत्रों में नदी की घाटियाँ के प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप करते हैं। मतलब न जो है हम लोग बनाते हैं ना जल विद्युत परियोजना, उसके कारण वन जलमग्न हो जाते हैं, जिसके कारण नदी की घाटियों में प्राकृतिक प्रवाह हो जाती रहती है, वो अवरुद्ध हो जाती है। वायु शक्ति और सौर किरणें पारंपरिक ऊर्जा के अच्छे उदाहरण हैं। वो तकनीकी ज्ञान के अभाव में इनका विस्तृत रूप से अभी विकास नहीं हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी गोबर गैस, इसीलिए दिल्ली सरकार दिल्ली में सभी वाहनों में सीएनजी पर वाहन चलाती है, जिसके कारण पर्यावरण कम दूषित हो रहा है। एलपीजी गोबर गैस क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो परिवार है प्रायः लकड़ी के उपले से खाना बनाते हैं। पहले तो गैस नहीं था तो अधिकांश लोग लकड़ी और उपले से खाना बनाते थे, लेकिन सरकार की एक उज्ज्वला योजना से सबको गैस सुविधा उपलब्ध करा दी, तो पहले के मुकाबले कम हुई है। जैविक तत्वों की ईंधन के रूप में कहते हैं। इससे वन विनाश, हरित क्षेत्र में कमी, मवेशियों हो गोबर का अप्रत्यय वायु प्रदूषण भी हो रहा है। इससे इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार सहायता देती है एलपीजी में और सबको उपलब्ध कराती है। शहरी क्षेत्रों में उस सीएनजी का प्रयोग हो रहा है, जैसे दिल्ली सरकार ने किया है। वायु शक्ति, मतलब वायु शक्ति हमारे देश में वायु बहुत है। मतलब वायु आमतौर पर तीव्र होती है, तो इनके पवन चक्री लगाकर, टरबाइन लगा के हमें बिजली प्राप्त कर सकते हैं। ये तो महंगी है, लेकिन एक बार लगने के बाद इनसे बहुत लाभ होगी। और इनसे हानि क्या होगी? तो इनसे मतलब संचार, दूरसंचार, रेडियो फ्रिक्वेंसी इत्यादि में समस्या आएगी, लेकिन उतनी भी नहीं आएगी। लेकिन ये सब हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसके तरफ हमें बढ़ना होगा। जैसे हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हम लोग आते हैं, तो ऊर्जा सूर्य किरणें अत्यधिक मात्रा में मिलती है, तो सौर पैनल से हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। ज्वार से हम लोग, जो ज्वार आती है हमारे यहाँ, ज्वार से हम लोग बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। लघु जलीय प्लांट, पहाड़ी इलाकों में, शहरी क्षेत्रों में जो झरने गिरती है, झरनों से हम लोग बिजली बना सकते हैं टरबाइन का उपयोग करके। पारंपरिक जो भारत में लोग रहते तो पर्यावरण का कम दोहन करते थे, उनके अनुसार हम लोग काम कर सकते हैं। पर्यावरण को हम लोग का एक सदस्य मानकर, हम लोग के एकदम जीवन साथी मानकर चलना होगा। पर्यावरण के एक अंग के रूप में रहे हैं, न कि उनके नियंत्रण के रूप में। तो हमें अपनी कृषि व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा इत्यादि, आवास, परिवहन को पीछे मुड़कर देखने से पता चलेगा कि हमारी सारी क्रियाकलाप पर्यावरण के हित कर रहे हैं। लेकिन आजकल जो है हम लोग पर्यावरण के विरुद्ध चल रहे हैं, तो हमें पारंपरिक प्रणालियों को अपनाना होगा, जिससे हमारे पर्यावरण और ग्रामीण विरासत को भारी मात्रा में हानि पहुंची है, उनसे उबरा जा सके। अब समय आ गया है कि पारंपरिक ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। और भारत बहुत ही सौभाग्यशाली है। औषधि युक्त पौधों की लगभग 15,000 प्रजातियाँ, उनमें से 8,000 जड़ी बूटियाँ हैं। तो हमें वन लगाना होगा, वनीकरण करना होगा, वानिकी लगाना होगा, सामुदायिक वानिकी लगाना होगा, शहरी वानिकी लगाना होगा, ग्रामीण वानिकी लगाना होगा। हम धनी हैं, 15,000 प्रजातियाँ यहाँ औषधि युक्त है और 8,000 जड़ी बूटियाँ हमारे देश में हैं। उपचार की मतलब हमारे पास भारतीय चिकित्सा बहुत अच्छी है। जैसे आयुष हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बत, लोक प्रणाली की अवहेलना, मतलब इन सब पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य प्रणाली की मांग पुराने रोगों के उपचार के लिए फिर से हो रही है। आजकल सभी सौंदर्य सामान है जो हर्बल आते हैं, कहते हैं हर्बल है, तो इसकी लोग आकर्षित होते हैं। इससे पर्यावरण हितकारी और सस्ते और अच्छे, टिकाऊ और सब चीज़ में अच्छे होते हैं। जैविक कंपोस्ट खाद, पिछले 5 दशकों में कृषि उत्पादन बढ़ाने की कोशिश में हमें जैविक कंपोस्ट खाद की अवहेलना की और पूरी तरह से रासायनिक खाद हम लोग करने लगे। और पहले जो जैविक कंपोस्ट खाद जो खाद था ना, उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है और वो खाद के रूप में गोबर खाद के रूप में हो जाते, तो राख गोबर ही खेतों में खाद के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन अधिक उत्पादन चाहिए हमें, तो रासायनिक बहुत प्रयोग हुआ, तो जिसके कारण मृदा अनुर्वर हो गई, जिससे कल जल क्रांतता आ गई। तो भूमि में जो जल होती है, भूमिगत जल, वो नीचे चल गई, बहुत सारे मतलब समस्या उत्पन्न हुई। तो हमें अभी जैविक कंपोस्ट की ओर बढ़ना होगा।
प्रत्येक वर्ष सिंचाई की मांग की बढ़ोतरी हो रही है। पूरे देश में अब भारी संख्या में किसान विभिन्न जैविक अपशिष्टों जैसे करकट से बनी कंपोस्ट खाद का उपयोग कर रहे हैं। देश के कुछ भागों में जानवर इसलिए पाले जाते हैं क्योंकि वो गोबर देते हैं। गोबर देंगे तो खाद बनेगा तो मिट्टी उर्वर होगी, तो हमारी पर्यावरण अच्छी होगी, हम स्वस्थ रहेंगे, देश स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा, देश में पूरे विश्व में नाम होगा, तो हमारा देश महान बनेगा। इस प्रक्रिया का व्यापक तौर पर प्रयोग हो रहा है। इससे नागरिक प्रशासन अधिकारियों को भी प्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है क्योंकि उन्हें कम कूड़ा हटाना पड़ता है। जैविक कीट नियंत्रण। हरित क्रांति जब हुआ हमारे देश में, तब पूरे देश में रासायनिक कीटनाशकों का अधिक प्रयोग हुआ, तो इससे प्रतिकूल प्रभाव दिखा। पर भोज्य पदार्थ दूषित हो गए, मृदा जलाशय इत्यादि की भूजल कीटनाशकों की कारण प्रदूषित हो गए, दूध मांस और मछलियाँ भी दूषित हो गई। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें बेहतर कीट नियंत्रण तरीकों को अपनाने की ज़रूरत है। इसके उपाय के लिए पौधे उत्पाद पर आधारित कीटनाशकों का उपयोग है। नीम के पेड़ तथा नीम के पेड़ से हमें काफ़ी मतलब बहुत, एक तो छांव देती है, सबसे पहली बात छांव देगी, कीट नियंत्रक होती है, मिश्रित और हमें फिर नीम का पेड़ लगाना चाहिए, मिश्रित फसल करना चाहिए। फसलों को मतलब विभिन्न जानवर और पशुओं के बीच में जागरूकता बढ़ी है जो कीट नियंत्रण में सहायक है। जो विभिन्न जानवर पशु है जो कीट नियंत्रण करते हैं उनमें सहायक हो सकते हैं, जैसे चूहे, छिपकली, सांप अनेक प्रकार के कीड़ों को खा जाते हैं। इस प्रकार उल्लू, मोर जैसे पक्षी अनेक हानिकारक कीटों का भक्षण करते हैं। तो यदि हम इन्हें कृषि क्षेत्र में रहने दें तो काफ़ी संख्या में कीटों को नाश कर देंगे, तो हमें कीटनाशक लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस संबंध में छिपकली भी उपयोगी है। मतलब कोई भी ऐसा जीव जंतु या कोई भी पदार्थ पृथ्वी पर है ना, वो कोई भी मतलब ये नहीं है, हमें कोई मतलब सबसे ही कोई ना कोई पर्यावरण संबंधी लाभ होते हैं। छोटी से छोटी चींटी, छोटी से छोटी जीव हमारे लिए शिक्षा मतलब हर चीज़ में उपयोगी होती है। धारणीय विकास शब्द बहुत लोकप्रिय आज हो रहा है, तो विकास की विचारधारा में निश्चित ही दृष्टांत परिवर्तन है। कई प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है, लेकिन इस मार्ग को अपनाने के लिए चिरस्थायी विकास और सभी के लिए कल्याण सुनिश्चित करना होगा। और निष्कर्ष देखते हैं। आर्थिक विकास से जिसका लक्ष्य बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाना है। पर्यावरण पर बहुत दबाव पड़ा है, इसीलिए विकास की पारंपरिक आवश्यकताओं और पर्यावरण संसाधनों की पूर्ति पहले था, जनसंख्या नहीं था तो कम थी, लेकिन अभी जनसंख्या अधिक है तो अधिक मांग है। तो हमें अभी धारणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है, सतत विकास योजनाओं को पूरा करना है। पुनरावर्तन देखते हैं। पर्यावरण हमें क्या क्या देती है? तो पर्यावरण हमें संसाधन देती है, अपशिष्ट विसर्जन, जननिक और जैविक विविधता प्रदान करती है, जीवन का पोषण, सौंदर्य इत्यादि पर्यावरण देती है। जनसंख्या विस्फोट प्रचुर मात्रा में होने से पर्यावरण पर काफ़ी दबाव पड़ा है। तो महाभारत में विकास कार्यों को पर्यावरण संसाधनों के निश्चित परिभाषा पर दबाव डाला, इससे मानव स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारत में पर्यावरण दो प्रकार का संकट से मंडरा रहा है। पहला संकट तो निर्धनता जनित पर्यावरण क्षय का है और दूसरा संकट संपन्नता और तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र का है। सरकार अनेक प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा करती है और विश्व में सम्मेलन भी होता है। धारणीय विकास को आज हम लोग अपना रहे हैं। धारणीय विकास का अर्थ है वो है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना कि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को बाधा ना आए। प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और पारिस्थितिक पुनर्जनन क्षमता को बनाए रखने और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संकटों के निवारण के लिए धारणीय विकास संभव हो पाएगा। ये चैप्टर खत्म हुआ, एक और चैप्टर है उसको खत्म करके दूसरा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे।